वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए वेबिनार के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर बात करते हुए कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है। युवा पीढ़ी ही भविष्य के नेशन बिल्डर्स हैं। फरवरी को संसद में देश का बजट पेश किया गया और बजट में शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 5 चीजों पर काफी जोर दिया गया है। पहली है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा है शहरी प्लानिंग और डिजाइन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारत में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और पांचवा है एवीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय एक अभूतपूर्व कदम है। इससे सीटों की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। असीमित सीटें होंगी। मैं सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द शुरू हो। उन्होंने कहा कि देश में ई विद्या हो, 1 क्लास 1 चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो या डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। ये भारत के गांव में गरीबों, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। बजट में इसका प्रावधान है, हम इसको लागू कैसे करें? आज जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो आज अपेक्षा ये नहीं है कि बजट कैसा हो, क्योंकि वो तो हो गया। अब अपेक्षा आपसे ये है कि बजट की जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम सीमलेसली नीचे लागू करें। पीएम ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा है। पीएम ने कहा कि आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस तरह से पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में शिक्षाविदों को मूल मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कभी राजनीति में साथी रहे कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल पर दिए गए कथित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दिल्ली के अलग अलग इलाके में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शादरा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज कोचर के नेतृत्व में निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज हाउस की मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अनारकली वार्ड की सड़क का नामांकन करने को लेकर मेयर ने फाइल फेंक दी और वहीं बीजेपी की तरफ से गीता रावत को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस नोकझोंक के बीच दोनों ही पार्टियों ने हंगामा किया। आरोप यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की पार्षद ने धक्का मुक्की की तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षदों में भी कोई कसर वहां पर भी नहीं छोड़ी गई। हालांकि सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तब पूरे मामले को शांत कराया गया। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आयानगर के घिटोरनी गांव में निगम पार्षद और बीजेपी के सांसद ने डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस डिस्पेंसरी को लोहिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने बनाया था। वहीं बच्चों के लिए घटोरनी गांव में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चुनाव नजदीक आते ही निगम पार्षद भी अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से प्रचार के साथ रुके हुए कामों को भी जल्द करा रहे हैं। क्या कहेंगे आज ये एक हिस्टोरिकल और अपने आप में प्रधानमंत्री की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री जी की राजनीति के साथ हमें सेवा भाव से काम करने चाहिए समाज के उत्थान के लिए। लोहिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से और दक्षिणी दिल्ली के माध्यम से यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का आयोजन और एक लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य हुआ है। एक नेक कार्य शुरुआत यहाँ पर की है जिससे नौजवान बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में हेल्प मिल सके और वो गरीब वर्ग जो कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा ग्रहण करने में डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस देने में समर्थ थे, वो डिस्पेंसरी में आके अपना फिजिकल शारीरिक चेकअप करा सके और चेकअप कराने से होने वाली पहले ही ऐसी गंभीर बीमारी से अवेयरनेस उसको मिल जाए। देखिए, हमारी ये नई शुरुआत ऐसे लाइब्रेरी और या डिस्पेंसरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये पहली डिस्पेंसरी है, पहली लाइब्रेरी। मैं लोहिया सोशल वेलफेयर फाउंडेशन रविंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर साथ में इसकी शुरुआत की। इसके ऑपरेशंस दक्षिण दिल्ली नगर निगम देखा करेगी और इसकी इन्वेस्टमेंट्स सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की। मैं एमपी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। उनके सहयोग से इसमें हमने अपने क्षेत्र में पहल करी है। तो आज प्राइमरी हेल्थ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ शुरुआत की तो लोगों को फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा होगा। आज प्राइवेट डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से जो छोटे जो हॉस्पिटल जनरल ओपीडी के लिए बाहर जाना पड़ता था वो सब यहीं पे फैसिलिटीज़ रहेंगी घटोरनी के अंदर। और इसी तर्ज पर हम हर गांव में, आयनगर में भी और जौनापुर में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से और ऐसे संस्थाओं से जुड़ के इसको भी आगे हम लोग खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। खबर द्वारका से है, जहां जिला एटीएस टीम ने इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी एक मैकेनिक है और वाहन चोरी करके उसके पार्ट्स अलग अलग स्थानों पर बेचता था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गोयला डेयरी इलाके में कोई व्यक्ति बाइक के पार्ट्स बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, आरोपी से पूछताछ की तो इसके बाद आरोपी ने चोरी करने की बात को कबूल लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से चुराई गई बाइक बरामद कर ली है। और जैसे जैसे निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर पहले ही बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साधती रही है और अब चुनाव नजदीक देख दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी और आक्रामक हो गई है। निगम शासित बीजेपी ने नियमों का उल्लंघन करके खोले गए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 24 शराब के ठेके सील कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की जनता में काफी आक्रोश है। आज कमला नगर वार्ड में खोले गए एक शराब के ठेके को निगम ने सील कर दिया, जिसका लोग विरोध भी कर रहे थे। जब से ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने शुरू की है, लोगों के मन में इतना रोष है, पूरी दिल्ली के लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं कि इस पूरी दिल्ली को उन्होंने एक शराब नगरी बना के छोड़ दिया। हर वार्ड में 3-3 ठेके, 847 ठेके पास करने के बाद वहाँ पर जगह जगह जो है ना इस कदर ठेके खोले जा रहे हैं। इतने सारे परिवर्तन
कर दिए, 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी। रात को 3-3 बजे तक जो है ना ये बार खुले रहते हैं। इसके साथ महिलाओं के लिए अलग से पिंक जो है ना ठेके खोल दिए। द्वारका के मेट्रो सेक्टर 10 के स्टेशन पर पार्किंग कर्मी को एक व्यक्ति से स्लिप मांगना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक पार्किंग कर्मी ने वाहन ले जा रहे व्यक्ति से स्लिप मांगी तो इसी बात पर बहस बढ़ गई और बहस बढ़ने के बाद आरोपी ने पार्किंग कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान पार्किंग कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पार्किंग में काम करने वाले और आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी के 2 साथी भी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अक्षरधाम मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में कार और बाइक सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ऑटो चालक का मोबाइल लूटने वाले एक नाबालिग समेत 2 लुटेरों को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। वहीं डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 साल के शाकिब के रूप में की गई है जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली एक शातिर महिला चोर को पूर्वी दिल्ली के लिए अशोकनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी के पास से चुराया गया एक लैपटॉप, घड़ी, ज्वेलरी और बैग बरामद हुआ है। डीसीपी ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पार्वती बाई के तौर पर हुई है और वो न्यू अशोकनगर की रहने वाली है। न्यू अशोकनगर इलाके के डी ब्लॉक में एक के बाद एक घरों में हुई चोरी के मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया जिसके बाद पुलिस ने इस महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी से अब तक नोएडा और दिल्ली के 3 चोरी के मामले को सुलझा लिया गया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित हेलीपैड के पास आज एक दूध कारोबारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घायल को तुरंत अंबेडकर हॉस्पिटल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी प्रणब पायल के मुताबिक मृतक की पहचान रिठाला के रहने वाले प्रदीप के रूप में हुई है। आपको बताएं कि प्रदीप रोज की तरह दूध बांटने के लिए अपने घर से निकला था और जानकारी ये भी है कि मृतक के साथ किसी तरीके की कोई लूटपाट नहीं हुई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को आपसी रंजिश बता रही है। मेरा छोटा भाई था उनको सुबह 5:30 बजे के आसपास गोली मार दी थी। सर रंजिश का तो पता नहीं हुई थी और जानकारी अभी कोई नहीं है। पुलिस केस हो रखा है, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के एएटीएस स्टाफ की टीम ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक साथ रिसीवर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5 मोबाइल बरामद करते हुए कई मामलों को भी सुलझा लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृष्ण कुमार के रूप में की गई है। आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम के न्यू पालम बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोपी ड्रग एडिक्ट भी है और चोरी के मोबाइल फोन को खरीदता था। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और दिल्ली के भलासवा लैंडफिल साइट पर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जिसकी पहचान मोनू के तौर पर की गई है। मृतक यूपी के लोनी का रहने वाला है और करीब 6 सालों से एक निजी कंपनी में कूड़ा उठाने और ट्रक चालक का काम किया करता था।
वहीं पीड़ित परिजनों ने गुहार लगाई है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और वहीं कंपनी का ये कहना है कि पीड़ित परिवार को हर महीने 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जो खत्म हुआ है, गुजर गया है, पहले तो उसकी जो है हमें जो जहाँ संस्कार करना है वो जहाँ संस्कार किया जाए। क्या नाम था सर जिनकी मौत हुई है ड्राइवर की, मोनू। और कहाँ के मोनू। रहने वाले थे, मोनू। थोड़ा उसके बारे में? मोनू है, पूरी डिटेल तो हमारे HR वैसे कहाँ के रहने वाले थे? HR डिपार्टमेंट के पास पूरी डिटेल लोनी से हैं वो। तो सर आपको संज्ञान में ये मामला पूरा कब आया था? और हमने पूरी फोर्स लगा दी थी कि भाई इनकी जो मदद हो सकती है पूरी मदद की जाए। और अब हम आपको राजधानी दिल्ली के एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है और इनका नाम सुभाष मग्गू है और ये दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आधुनिक तकनीक और मशीनों से लैस इस अस्पताल में गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज निःशुल्क कराया जाता है। समाज सेवी सुभाष मग्गू का कहना है उन्हें उनकी माताजी से ही समाज सेवा करने की प्रेरणा मिली थी और वो उन्हीं के नक्शे कदम पर आज भी लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इसके साथ ही वो साल 2008 से निरंतर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भी करते आ रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में प्रतिदिन 500 से ज्यादा लोग अपनी जांच कराने पहुंचते हैं। तो एक समाज सेवी की ये पहल है और इसकी वजह से सैकड़ों लोगों को मुफ्त में इलाज भी मिल रहा है। एक अस्पताल खोला है जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हालांकि समाज सेवी की तरफ से कहा गया कि वो निरंतर कैंप भी लगवाते हैं। ये कैंप हम रेगुलर लगा रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। अगला संडे का कैंप ये साथ में ही लाल मंदिर है तो अगला कैंप वहाँ लगेगा। तो हम देखो जैसे मेडिसिन फ्री है, आई चश्मे फ्री है, डेंटल डिपार्टमेंट फ्री है और टेस्ट जो कॉस्ट रेट पे जिसका कोई टेस्ट होना है हॉस्पिटल में आके कराएगा तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम टेस्ट भी कर रहे हैं और ये कैंप हम आगे भी रेगुलर रखेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापत्तनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाज और वायुयानों की गर्जना देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए आप। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत। विशाखापट्टनम में नौसेना की गर्जना। आईएनएस सुमित्रा पर राष्ट्रपति की सवारी। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में दिखा दमखम। भारत ने समुद्र में अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया है और ये मौका था विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जहां देश के 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत कुल 55 विमानों की गर्जना देखने को मिली। बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान आईएनएस सुमित्रा की सवारी की। इस दौरान उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान नौसेना के 6 जहाज आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सतलुज, आईएनएस जमुना, आईएनएस कुलिश ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी। राष्ट्रपति ने की नौसेना बेड़े की समीक्षा। राष्ट्रपति ने की आईएनएस सुमित्रा की सवारी। राष्ट्रपति याट के रूप में नामित है आईएनएस सुमित्रा। स्वदेश निर्मित अब तटीय गश्ती पोत है आईएनएस सुमित्रा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हुआ है कार्यक्रम। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों का संयोजन। मार्कोस की तरफ खास वाटर पैरा जंप का प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर ईस्टर्न नेवल कमांड ने राष्ट्रपति को फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति ने नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कई हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग विमानों के शानदार फ्लाई पास्ट भी देखा। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में आईसीजीएस वरद, आईसीजीएस शौनक, INLCU 51 और सागर अन्वेषिका ने भी फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति को सलामी दी। इस कार्यक्रम में आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस ज्योति, आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस कुलिश, आईएनएस जमुना, आईएनएस सतलुज, आईएनएस सर्वेक्षक,
INS कमरोटा, ICGS वरद, ICGS शौनक, INLSCU 51, सागर अन्वेषिका शामिल थी। इस कार्यक्रम में INS सुमित्रा राष्ट्रपति स्तंभ का नेतृत्व करती नजर आई। जहाज पर अशोक के प्रतीक और मस्तूल पर राष्ट्रपति मानक लहलहाता दिखा। नेवी समारोह में हर जहाज पूरे राजसी ढंग से राष्ट्रपति को सलामी देते हुए नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय नौवाहन निगम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज भी शामिल हुए। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब विशाखापट्टनम ने PFR की मेजबानी की। साल 2006 में पहली बार तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।